डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप जानते हो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और ये वाकई में अब पागल हो चुके हैं। अब मैं पागल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर हम बात करें कि यहां पर इन्होंने जो बोला है, ये एक बार इनका ट्वीट देखिएगा। ये भूरिया साहब, इनको डोनाल्ड ट्रंप कहने से अच्छा है इनको हेड पंप कहा जाए। और इन्होंने जो ट्यूसडे को ट्वीट किया, मतलब मंडे को इन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने में इन्होंने भाई साहब ऐसी ऐसी बातें की है। इन्होंने कहा कि जो ट्यूसडे आएगा, मतलब कल का दिन, उसमें ईरान के लिए वहां के जितने ब्रिज है, जितने भी ब्रिज है, सबको हम तोड़ देंगे, उनको खंडहर बना देंगे। दूसरा जो इन्होंने कहा कि भाई इसके बाद में जो बोला कि वहां के जो, अगर उन्होंने हार्पुन की अगर खाड़ी को नहीं खोला तो वहां का ब्रिज, वहां का जितना भी पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है, सबको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। उसके बाद में कोई देश का राष्ट्रपति, यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें गाली का यूज किया है भाई। यहां तो हम ले भी नहीं सकते, गाली का यूज किया, और वो भी पूरे विश्व की जनता देख रही है महाशय को। और ये क्या यूज कर रहे हैं, गाली यूज कर रहे हैं कि भाई साहब अब तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं, और वो भी किसी देश के, बड़े देश के, कोई विकसित देश के राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब ये इनको शोभा नहीं देता। और यही बात करें कि इनसे जस्ट पहले बोला गया इनके द्वारा कि जो इनने ऑपरेशन चलाया था पायलट के लिए, पायलट, इनके जो दो पायलट थे ईरान में गिर चुके थे। अब ईरान में गिरने के बाद में होता यह है कि ईरान उन पायलट को पकड़ने के लिए 55 लाख का इनाम घोषित कर देती है कि जो भी यूएसए के पायलट को पकड़ेगा उसको 55 लाख रुपए दिए जाएगा। और ईरान में बहुत लंबा जाम लग जाता। जब जाम लग गया, बहुत सारी चीजें हुई, तो वहां पर यूएसए के द्वारा 155 हेलीकॉप्टर्स को लेकर के, या मैं कहूं कि 200 लोग के आसपास को लेकर के वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया। और अमेरिका का दावा है एक पायलट को तो उसी दिन पकड़ लिया गया था, वापस रेस्क्यू कर लिया गया था। परंतु जो दूसरा पायलट है वो पहाड़ियों में कहीं खो गया था। उसी बीच में अमेरिका ने क्या किया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, और ऑपरेशन चलाने के बाद में दूसरा पायलट को पकड़ करके कुवैत के किसी हॉस्पिटल में, सॉरी, रेस्क्यू करके कुवैत के किसी हॉस्पिटल में लेकर के क्या कर देते हैं, उनको एडमिट कर देते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। बट अगर अमेरिका ने पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, उसकी वीडियो फुटेज आनी चाहिए थी, परंतु ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है। हो सकता है एक साइकोलॉजिकल गेम भी इसको हम अमेरिका का कह सकते हैं, ऐसा कि अमेरिका ये विश्वास दिला दे ईरान की जनता को, वहां की जो आईआरजीएस है उसको विश्वास दिला दे कि हमने जो पायलट है उसको रेस्क्यू कर लिया है। और इस बीच में जो अमेरिका के लोग हैं वो रेस्क्यू करते रहे, और ईरान की जो फोर्सेस है वो उस पायलट को ढूंढना बंद कर दे। परंतु ईरान के द्वारा भी यहां कहा जा रहा है कि अभी तक जो पायलट है उसको पकड़ा नहीं गया है, और यूएसए बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो भाई इस भूरिया साहब की तो झूठ बोलने की आदत, हम इसकी बातों पर यकीन कर नहीं सकते। कहता है हम अटैक नहीं करेंगे, और क्या कर देता है, अटैक कर देता है। ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए। अगर इन्होंने स्ट्रीट ऑफ हार्मोन्स ओपन नहीं किया तो बोले क्या कर देंगे हम, ये ऐसे यूज वर्ड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर इसको नर्क बना देंगे, ईरान को नर्क बना देंगे। तो सेम स्पीच आप देखोगे ईरान ने कहा है कि ठीक है, आप यूएसए की जितनी भी फोर्सेस है उसको जमीनी स्तर पर भेजिए, उनका वेलकम टू हेल, नर्क में उनका स्वागत है, यहाँ जितने भी लोग आएंगे हम उनको वापस जिंदा नहीं जाने देंगे। तो आप कह सकते हो कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर किसने बोली है। आप कहोगे कि सर ये डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब है, जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और एक चीज और बता दे यहाँ पे, ये जो भाई साहब है इनके वैसे 4 साल का इनका कार्यकाल होता है यूएसए में, 4 ईयर। अब 4 ईयर में यहां पर कौन सा प्रेसिडेंट अच्छा काम कर रहा है, यहां पर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, और हर 2 साल में यहां पर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। यहां पे प्रेसिडेंट को हटाया तो नहीं जाता, पर जो भी प्रेसिडेंट मिड टर्म इलेक्शन में हार जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो प्रेसिडेंट क्या है, बहुत बेकार है। और ये भाई साहब जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये मिड टर्म इलेक्शन में हारने ही वाले हैं, क्योंकि वहां की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब कुछ सारी की सारी आप कहोगे कि सर अमेरिका के खिलाफ है। और ये भाई साहब ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, और वो भी ट्विटर पे जहां पर इनके करोड़ों फॉलोवर्स है, पूरा विश्व इनको देख रहा है, वहां पर ऐसी गाली अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और यही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने के बाद में उल्टे सीधे फैसले लेते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या कर रहे हैं, हर कुछ किए जा रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करें, देखो सोचते रहते हैं, सोचना है, जो करना है कर लो, और ये बौखला गए हैं। कुल मिलाकर के ये इनके पास में अब सोचने की शक्ति क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है, तो इसका एक कारण है। अब कारण ये है कि आप जानते हो कि भाई एक संगठन है नाटो, ये सानू आप कहोगे कि सर एक संगठन है नाटो, है ना? और नाटो से इन्होंने कहा, ये बना है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में 1939 का हेडक्वार्टर है, बना हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये बना हुआ है। और इससे इन्होंने कहा, इसमें लगभग अभी फिनलैंड और स्वीडन को अगर मिला दूं तो इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं, 32 देश है। लास्ट 2 ईयर, मतलब मैं बात करूं यूक्रेन के युद्ध के समय में 23 और 24 में 2 कंट्री यहां पर शामिल हुए, जिसको 31 और 32 नंबर का आप कह सकते हो। एक का नाम हो जाएगा फिनलैंड, जहां की पीएम सना मारिन है, फिनलैंड। और दूसरा यहाँ का स्वीडन। ये दोनों देश 31 और 32 नंबर के हैं, है ना। ये देशों में टोटल मिलाकर के कितने हो गए स्वीडन, ये 32 देशों का समूह, 32 देशों का समूह। और इनका एक सीधा सा कहावत है कि अगर इन 32 देशों में से
किसी भी एक देश के ऊपर अटैक होता है, मतलब ये पूरा का पूरा नाटो संगठन क्या करेगा, सब मिलकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब जो भी देश आक्रमण करेगा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। अब नाटो ने ये बोला, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने आप को मानते हैं कि भाई सब कुछ वर्चस्व इनका है, इन्होंने कहा कि मैं ईरान पे अटैक करना चाह रहा हूं, और ईरान पे अटैक करने के साथ में इन्होंने कहा कि सारे नाटो कंट्री को कहां आना चाहिए, युद्ध में आना चाहिए। नाटो कंट्री में ब्रिटेन ने मना कर दिया, बोले हम नहीं आएंगे, आपने हमसे पूछ करके अटैक किया क्या? तो ये पागल हो चुके हैं। इनने कहा कि भाई साहब जब मैंने अटैक किया है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए, और ये साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। और ये तैयार नहीं हुआ तो इन्होंने अब नाटो को ही बोल दिया कि नाटो कोई संगठन है, बोले इसमें अगर मैं नहीं हूं तो बोले नाटो का कोई अस्तित्व नहीं, और नाटो को भी भला बुरा कहने लगे। ये महाशय का बिल्कुल भी दिमाग क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। यहां बात मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने के साथ साथ हर कुछ जो बोलना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी समझना है, कुछ कहते नहीं है, उसके बाद में अगर बात करें तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं, और जितने भी ट्वीट करते हैं हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ इनका आ जाता है। जैसे कुछ बोलते ईरान वापस से इन पे अटैक कर देता है, और इन्होंने जैसे बोला कि भाई साहब तुम खोल दो, स्टेट ऑफ हार्मोन्स खोलो, नहीं तो हम क्या कर देंगे, तुमको नर्क बना देंगे। इन्होंने जैसे ही ट्वीट किया, यहां पर ईरान ने भी कहा कि ठीक है, 98 नंबर की खेप और मिसाइल को दनादन दनादन पूरा का पूरा जो भी इजराइल है, इजराइल के ऊपर और इजराइल के आसपास जितने भी कंट्रीज है सबके ऊपर दिया, अटैक कर दिया। अब इन्होंने तो इजराइल और यूएसए, इजराइल बोल रहा है अमेरिका को आप ऐसा कीजिए, ये करने को भी तैयार है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये जैसा बोलेगा वैसा अमेरिका कर रहा है। ईरान ने भी कहा कि तुम ट्वीट कर दो, और ट्वीट करने के बाद में इन्होंने 98 खेप जो थी मिसाइल की सीधी अटैक कर दी, और इजराइल को पूरा का पूरा गाजा बनाने के फिराक में है ईरान। और इन्होंने बोल के, ईरान जो बोल रहा है वो कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा अमेजन का डेटाबेस सेंटर पूरा का पूरा उड़ा दिया, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे मिलिट्री बेसिस हमने आजू बाजू के जितने भी है उसको पूरे की पूरे खत्म कर दिए, कोई भी यहाँ पर बचा नहीं। अब तुम्हारी जितनी भी मल्टी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन पे हम अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद में क्या कर देंगे, उनको पूरा निस्तेनाबूद कर देंगे, चाहे एलन मस्क की कंपनी हो, जेफ बेजोस की हो। तो ऐसी जो बड़े बड़े टेस्ला है, चाहे अमेजन है, जो स्टारलिंक वगैरह सारी कंपनियों पर अब क्या करने लगे हैं, यहाँ पर अटैक करने लगे। ये आप जानते हो यहाँ के इस्माइल साहब है ईरान के, उन्होंने क्या कहा है कि ईरान के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला होता है, यहां देखिएगा इन्होंने क्या कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होगा तो हमारी सेना भी अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगी। इन्होंने सीधा कह दिया आप अमेरिका ईरान पर अटैक कीजिए, हमारी सेना भी क्या करेगी, जो भी अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? अब इन्होंने कहा कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगी। भाई साहब अमेरिका यहां से है 15,000 किलोमीटर दूर, 15,200 मान लो, क्या ईरान के पास में इतनी बड़ी मिसाइल्स है? तो यहां से डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं है, बट अमेरिका का जो ईरान के आजू बाजू में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कंपनीज की बात कर ले, मिलिट्री बेसिस की बात करेंगे, उस पर ये अटैक करेंगे। अगर इन्होंने लिखा कि हम ऐसा चाहते तो नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए करना होगा, और मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उनके शासन के खिलाफ है जो नरसंहार करने पर उतार। ये सही बात भी है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद की जनता की बातें नहीं सुन रहा है, जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर रही है, परंतु ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक और दूसरे व्यक्ति है सीधी सीधी मिसाइल दाग दे रहे हैं यहाँ से, बोले हम लेकर के, और इनके तो अभी आप जानते हो जैसे ही इन्होंने अटैक किया, इनके 2 विमान फिर F-15 गिरा दिए गए, जिसको माना जाता है कि F-15 और F-16 पूरे विश्व का सबसे बेहतर विमान है, जिसकी लागत ही कितनी है, 900 करोड़ रुपए। एक विमान की लागत 900 करोड़, और हम जानते हो कि हमने भी अभी राफेल खरीदे हैं लगभग 1500 करोड़ का एक। अच्छा डन। तो यहां बात करेंगे कि फिर दूसरे व्यक्ति ने ट्रंप के इंटरव्यू के बाद 3 बड़ी बातें आप देखिएगा यहाँ पर। ट्रंप की बड़ी बातें क्या है, हम कहेंगे कि सर ट्रंप ने जो बातें यहाँ पर कही है वो ये कही है कि ईरान के साथ कल तक की डील होने की पूरी संभावना है। अब ये कल कब आएगा, ये जैसे बोलते हैं कल, आने वाला कल, ईरान बोलता है कि और 2-4 दिन और कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई पूरी संभावना है, अब बातचीत के लिए आगे आए। अगर ईरान समझौता करने में नाकाम रहा तो पूरे देश में पुल और पावर प्लांट, ये फिर बात कर रहा है कि भाई पुल और पावर प्लांट पर फिर अटैक करेंगे, उसको बर्बाद कर दिए जाएंगे। अगर ईरान ने अगर डील नहीं की तो मैं सब कुछ उड़ा दूंगा और उनके तेल पर कब्जा कर लूंगा। अब यहाँ जो ये वाला वर्ड लिखा है भाई, तेल पर कब्जा कर लूंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तेल पर कब्जा कर लूंगा। इसका मतलब है कि ईरान ने, यूएसए ने इससे पहले वेनेजुएला के तेल के ऊपर अटैक किया, वहां गए, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया रात में, पूरी डेल्टा फोर्स को भेजा, उठा करके उसको कैप्चर करके ले आया, उस पर मानहानि का दावा चला रहा है कि हमारे देश में तस्करी कर रहा है, ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। दूसरा, ईरान में भी तेल का भंडार अपार है, वैसे पहले से 1980 से उस पर सैंक्शन लगा चुके हैं, और सैंक्शन लगाने के बाद में वहां पर कंप्लीटली क्या नहीं हो रहा है, वहां पर वो तेल बेच नहीं सकता। ईरान बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है और बहुत सारे लोग इसको क्या नहीं कर रहे, ऑयल को परचेस नहीं कर रहे। जब ऑयल को परचेस नहीं कर रहे हैं तो यहां पर ईरान ने कहा, यूएसए ने कहा कि मैं ईरान के ऑयल पर कब्जा कर लूंगा। अब जितनी लड़ाई आप देख रहे हो, चाहे इजराइल का अटैक हो, यूएसए का इससे पहले वाला ऑपरेशन हैमर हो, जो उन्होंने उसके परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया थी उसको निस्तेनाबूद करने के लिए बनाया था, ये सारी चीजें जो हो रही है इस महाशय की सनक के कारण हो रही है। और ये चाहते हैं कि ईरान का जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जितना भी तेल के ऊपर, ऑयल, पेट्रोलियम के ऊपर इस महाशय का कब्जा है, वो ईरान के ऊपर भी आ जाए, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा देश है।
और इनका अगर मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो गया, मैं कहूं कि ईरान के ऊपर कब्जा हो गया, तो सारा का सारा मिडिल ईस्ट किसके कंट्रोल में होगा? यूएसए के कंट्रोल में होगा। और यूएसए के कंट्रोल में होगा तो पेट्रोलियम पूरा का पूरा एक छत्र छाया, हम कह सकते हैं कि राज किसका होगा? यूएसए का होगा। और ये ईरान नहीं चाहता। ईरान ने कह दिया कि आपको जितनी मिसाइलें लाना है लेके आ जाइए, जितने न्यूक्लियस लेकर के आना है, 13 लाना है, बम लेकर के आना है, सब लेकर के आ जाइए। अगर हमारा होगा तो नुकसान आपका भी होगा। और इस यूएसए ने लगभग लगभग आप जानते हो कि 200-250 बच्चियां स्कूल के ऊपर मिसाइल गिरा दी, वहां पर बच्चियों की डेथ हुई। तो ये अब आज जो आएगा रिजल्ट, जैसे अल जजीरा की बात करें, आजू बाजू के जो नेशनल न्यूज चैनल्स हैं उनकी बात करें, तो उनमें अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। और इजराइल, जो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इजराइल जो है ना, इजराइल की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर इजराइल में ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी अगर बात करेंगे, ये भी वहां से बोल रहे हैं कि हम भी अब युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। अब परंतु इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईरान ने सीधी सीधी शर्तें रखी हुई है कि या तो आप क्या करो, पहले हमसे समझौता करो, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, बर्बाद हुआ है, उसका कंपनसेशन हमें करो, जितना भी बर्बाद हुआ है वो हमें चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि जो यूएसए है वो हमें क्या दे, एक परमिशन या एक गारंटी दे कि वो भविष्य में इन फ्यूचर क्या नहीं करेगा, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जितने भी सैन्य बेस किसके हैं, अमेरिका के हैं, उसको यहां से बंद करके जाना पड़ेगा। अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर गलती से ये परमाणु युद्ध, या मैं कहूं तो विश्व का थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि महाशय ने कोई एक मिसाइल ली, इनने या इनने, दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक मिसाइल ली और वो कहां चली गई? किसी चीन के जहाज के ऊपर चली गई। चीन तुरंत युद्ध में आ जाएगा। हो सकता है मिसाइल ली ईरान के जस्ट ऊपर में, रूस आता है, वो रूस में चली गई, रूस भी इस युद्ध में कूद जाएगा। और जब दो महाशक्ति इस युद्ध में कूदेगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित है। और ये बस बचा हुआ है कि कोई ऐसी कोई थोड़ी सी चिंगारी ना लग जाए, बस बचा हुआ इतना है। बाकी ये महाशय तो बिल्कुल चाहते हैं कि परमाणु बम गिरा दिया जाए, और ये होने वाला कंफर्म है। कुछ समय में ये परमाणु बम की भी धमकी दे देंगे कि हम ईरान को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अमेरिका हारने लगा है। भले इनके पास में बहुत सारी चीजें हो, मिसाइल्स हो, सब कुछ हो, जहां 4 लाख या 10 लाख के मिसाइल्स को गिराने के लिए अगर आपको 8 करोड़ 10 करोड़ की मिसाइल यूज करना पड़े, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा।